नमस्कार। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी आज की होस्ट डॉक्टर योगिता दहिया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है और चेस्ट में टाइटनेस फील होती है और भी ऐसे सिम्टम्स, तो कहीं ना कहीं ये अलाइन होते हैं अस्थमा के साथ। तो अस्थमा के बारे में ऐसी ही और जानकारी के लिए कि क्या इसके और क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं, क्या इसके मिथ्स हैं और कैसे इसको हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ये सब जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से काय चिकित्सा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक उपाध्याय सर। सर, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर योगिता। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अस्थमा क्या है। जी, अस्थमा बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो सांस की नालियां रहती हैं उससे जुड़ी हुई एक ऐसी व्याधि है जो लंबे समय तक बनी रहती है। इसमें मुख्यतः 4 प्रकार की बातें होती हैं कि जो सांस की नाली है उसमें निरंतर सूजन बनी रहती है और बीच बीच में जब कोई ऐसे कारण शरीर के अंदर मिलते हैं जिसके कारण से जो सांस के नालियों के इर्द गिर्द जो मांसपेशियां हैं उनमें सिकुड़न हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में कष्ट होता है। इसके साथ ही जो सांस की नालियों के अंदर बहुत सारा म्यूकस बन जाता है जिसके कारण से व्यक्ति को कफ बनने लगता है। और ये व्याधि क्योंकि निरंतर बनी रहती है तो अल्टीमेटली ये होता है कि एयरवे का जो स्ट्रक्चर है उसमें रीमॉडलिंग हो जाती है और सांस की नालियां परमानेंट जो है वो सिकुड़ जाती हैं। तो अस्थमा, हम ये कह सकते हैं कि अस्थमा एक लंबे समय तक बनी रहने वाली श्वासवाह संस्थान से जुड़ी हुई एक व्याधि है। ओके सर, इसके क्या, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये अस्थमा है, इसके क्या कोई सिम्टम्स क्या है इसके। जी, अस्थमा में मुख्यतः व्यक्ति को खांसी का अनुभव होता है और सांस लेने में कष्ट होता है और इसके अलावा जो चेस्ट में जकड़न महसूस होती है और इसके अलावा जैसे कुछ एलर्जी रिलेटेड सिम्टम्स भी पर्टिकुलरली, जैसे जो ज़्यादा छींक आना डस्ट या धूल के संयोग में, जो ठंडा मौसम है ऐसी ठंडी मौसम में व्यक्ति को जो लक्षणों में वृद्धि हो जाती है। तो यदि व्यक्ति को अर्ली मॉर्निंग या रात के समय में खांसी और सांस लेने से संबंधित अगर लक्षण ज़्यादा हों और ख़ासकर ये मौसम के जब बदलता है मौसम, उस समय पर अगर ये लक्षणों में वृद्धि देखने को मिले तो वह अस्थमा से जुड़े हुए लक्षण हो सकते हैं। जी सर। सर, अस्थमा जो है क्या वो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में होता है या कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है कि इन लोगों को ही अस्थमा ज़्यादा होगा, तो ऐसे लोग हैं जो मोर प्रोन टू अस्थमा है। जी, अस्थमा बेसिकली देखिए किसी भी वय के व्यक्ति को हो सकता है। अब इसमें मुख्यतः जो एक ऐसा अस्थमा होता है जो विशेषतः एलर्जी के कारण से होता है, वो जो बच्चों में मुख्यतः स्टार्ट हो जाता है, अर्ली एज में शुरू हो जाता है और इसके अलावा वयस्कों में भी अस्थमा जो है वो पाया जाता है। तो जो बच्चों में होने वाला अस्थमा है वो मुख्यतः एलर्जी से जो जुड़ा हुआ जो उसकी प्रक्रिया है वो उस प्रकार से होता है और वयस्कों में अस्थमा के होने के और कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार जो है वो सांस से संबंधित रेस्पिरेटरी सिस्टम की वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, यदि वो धूल मिट्टी या स्मोक के रेगुलर एक्सपोजर में रहता है वो भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे कोई व्यक्ति के हैं जो वो ऐसे जगह पे काम कर रहा है जहाँ उसको ज़्यादा धूल या डस्ट या पोलन्स या जैसे जो एनिमल्स के साथ जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं, ऐसे व्यक्तियों में, वयस्कों में भी ये अस्थमा जो है वो होने का एक कारण हो सकता है। जी सर। सर, जैसे मॉडर्न मेडिसिन में जो इसके सिम्टम्स बताए हैं अस्थमा के, तो क्या आयुर्वेद के अंदर भी वही सिम्टम्स है जैसे मॉडर्न के अंदर है, या इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज या इसके सिम्टम्स कुछ उनसे अलग हैं। जी, तो देखिए आयुर्वेद में बेसिकली इस प्रकार की जो भी व्याधियां हैं जहाँ पर सांस लेने में कष्ट होना एक प्रधान लक्षण के तौर पे देखा जाता है, तो वहाँ पर उनको जो एक श्वास का एक ब्रॉड कैटेगरी है उसके अंतर्गत उसको वर्णन किया गया है और उसके अलग अलग प्रकार के फिर सब टाइप्स जो है वो बताए गए हैं। तो अस्थमा भी उन्हीं सब टाइप में से एक प्रकार है, जैसे तमक श्वास। तो मुख्यतः हम उसके जो लक्षण हैं उनसे
हम इसको रिलेट कर सकते हैं। और इसमें प्रधानतः जो लक्षण बताए गए हैं वो मुख्यतः वही है जो जनरली देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति को खांसी होती है, उसके जो सांस लेने में कष्ट होता है, और वो निर्भर करता है कि उसकी सिवियरिटी कितनी है। तो अगर मान लीजिए किसी को हल्का अस्थमा है तो लक्षणों में उतनी ज़्यादा गंभीरता नहीं होगी, परंतु अगर व्याधि गंभीर प्रकार की है तो लक्षणों में भी उसी प्रकार की गंभीरता जो है वो देखने को मिलती है। और आयुर्वेद के जो हमारे ग्रंथ हैं उसी में उनमें भी इसी प्रकार का जो विवरण जो है वो इस व्याधि के बारे में देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हम ये कहते हैं कि जो जो कारण क्या हैं, जैसे आपने पहले पूछा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसमें मुख्यतः कुछ खान पान से रिलेटेड भी कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं जिनमें जो ये अस्थमा का कंट्रोल हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो कम देखने को मिलता है अगर व्यक्ति उस प्रकार के खान पान में अगर अधिक जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा सर, ऐसे क्या खान पान या क्या ट्रिगरिंग फैक्टर है, जैसे आपने बताया कि जिससे अस्थमा हो मतलब ट्रिगर हो सकता है ज्यादा, जी जैसे ऐसे बोलते हैं कि डस्ट से होता है, पोलन से होता है, मतलब स्ट्रेस भी सुना है कि स्ट्रेस से भी होता है, तो जी और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसके? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो डस्ट, पोलन, हम्म। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे स्मोक का अधिक होना, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो एक कारण है। इसके अलावा जो पालतू जानवर हैं जैसे घरों में अगर हम कुत्ता, बिल्ली या जानवर जो पर्टिकुलरली जो जिनमें जो बाल या रोएं ज़्यादा होते हैं, ऐसे जो कारण हैं वो एक अस्थमा के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे ठंडी हवा है या मौसम का बदलना है, जब पर्टिकुलरली पोलन्स का या जो अंकुर आने का पौधों पे या पेड़ों पे जो एक मौसम रहता है, तो ऐसे मौसम में जो अस्थमा के लक्षण जो है वो ज़्यादा अधिक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ खान पान संबंधी जो आयुर्वेद में मुख्यतः बताए गए हैं ऐसे भी कारण हैं, जैसे कि अगर व्यक्ति जो है वो, क्योंकि आयुर्वेद में इसको एक कफ और वात की अधिकता से होने वाली व्याधि जो है वो माना गया है। तो मुख्यतः क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कफ का एक विशेष स्थान है, तो ऐसे जो भी कारण जो हमारे शरीर में कफ को अत्यधिक वृद्ध करते हैं, जैसे कि अत्यधिक मीठा खाना, जैसे तला हुआ जो पदार्थ हैं उनका अधिक सेवन करना, आज के कंटेक्स्ट में देखें तो जितना भी जंक फूड है अगर उसका अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, बेकरी आइटम्स का अगर अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो वो हमारे शरीर में जो कफ को एक अधिक मात्रा में बढ़ा देते हैं। तो कफ के कारण से क्या होता है कि जो शरीर के कफ के स्थान हैं, जैसे यहाँ पर मुख्यतः जो सांस की नाली है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या फेफड़ों से संबंधित जो हमारा स्थान है, वहाँ पर जो है वो निरंतर सूजन बनी रहती है। तो उनके खाने से व्याधि का कोई विशेष डायरेक्ट संबंध नहीं है, परंतु ऐसे अगर कारणों का व्यक्ति अगर अधिक मात्रा में अधिक लंबे समय तक अगर निरंतर सेवन करता रहता है तो सूजन में कमी देखने को मिलती है। और हम मुख्यतः अपने रोज़मर्रा जो हम चिकित्सालय में कार्य करते हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति इन निदानों का परित्याग करते हैं, उनका सेवन नहीं करते, उनमें अस्थमा कंट्रोल ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। तो मुख्यतः यही कारण है, और संभवतः इनसे बचने से जो है वो अस्थमा में बेटर कंट्रोल देखने को मिलता है। और एक और आपने पूछा कि क्या स्ट्रेस से ये संबंधित हो सकता है, तो हाँ देखिए, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हमारे शरीर में जो हम सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, तो सिंपैथेटिक सिस्टम के ओवर एक्टिवेशन को करता है। और जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेशन होता है तो हमारे शरीर को हवा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो क्योंकि ये व्याधि इस प्रकार की है कि सांस की नाली में सिकुड़न रहता है, तो अगर इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति निरंतर स्ट्रेस में रह रहा है तो निश्चित ही उसके लक्षणों में वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी। और स्ट्रेस मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आयुर्वेद में हम देखते हैं कि हम योग और प्राणायाम से व्यक्तियों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जब हम एडवाइस देते हैं, तो अगर व्यक्ति इसका पालन करता है तो उसके अस्थमा कंट्रोल में बेहतर लाभ देखने को मिलता है। तो जैसे आपने फूड या स्ट्रेस के बारे में बताया, तो मतलब क्या हम लाइफस्टाइल या डाइट करेक्ट करके भी अस्थमा को बहुत हद तक सही कर सकते हैं, या ऐसी कोई 2-3 टिप्स जो आप एक अस्थमेटिक पेशेंट्स को देना चाहोगे जो उसको अवॉइड करना ही करना चाहिए कि अगर वो अस्थमेटिक हैं तो?
बिल्कुल, तो हमने जो भी कारण अभी देखे या जाने जिन-जिन कारणों से अस्थमा प्रेसिपिटेट या ट्रिगर हो सकता है, तो उनको हमें निश्चित तौर पे उन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमने खान-पान से जुड़ी हुई चीज़ों की बात करी कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या जिनमें फैट कंटेंट अगर ज़्यादा है, जो तली-भुनी चीज़ें हैं, अत्यधिक मीठे का सेवन है, तो जैसे दही और दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, उनको हम जनरली अवॉइड करवाते हैं ऐसे पेशेंट्स में। और इसके अलावा धूल, मिट्टी, धुआं, पालतू जानवरों के बिल्कुल ज़्यादा नज़दीक में रहने से और जो ठंडी हवा के या ठंडी चीज़ें जो हैं जैसे आइसक्रीम्स या डायरेक्ट फ्रिज का ठंडा पानी, इस प्रकार के जो भी फैक्टर्स हैं इनको अगर अवॉइड करेंगे तो अस्थमा में जो है वो ज़्यादा बेटर कंट्रोल जो है वो देखने को मिलता है। सर मॉडर्न मेडिसिन में जैसे इसका जो ट्रीटमेंट है कि टेबलेट्स देते हैं और इन्हेलर्स देते हैं, जी। तो सर क्या आयुर्वेद में भी ऐसे कुछ इन्हेलर्स है जो दिए जाते हैं या पंचकर्मा करवाते हैं, रसायन थेरेपी करते हैं? मतलब क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मोटा मोटा क्या जनरल इसका है, मॉडलिटी है, ट्रीटमेंट मॉडलिटी जो जी। देते हैं? देखिए, जो आपने पहला सवाल पूछा कि इन्हेलर्स क्या आयुर्वेद में इस प्रकार के इन्हेलर्स हैं या नहीं, तो अभी मैं यह कहूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा इन्हेलर्स आयुर्वेद में इस प्रकार से जिन पे हम ये कहें कि एविडेंस है, तो ऐसे तथ्य तो हमारे पास अभी उतने प्रमाण में नहीं हैं, पर निश्चित तौर पे ऐसे इस विषय पर काम चल रहा है। और हम हमारे विभाग में भी अभी हम एक शोध कर रहे हैं जहाँ पर हम एक जो है वो आयुर्वेदिक इन्हेलर पे काम कर रहे हैं। तो भविष्य में अगर उसके परिणाम अगर हमें किस प्रकार के मिलते हैं तो उस दिशा पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमने आयुर्वेद संबंधी अगर हम चिकित्सा की बात करें तो आयुर्वेद में मुख्यतः क्योंकि ये व्याधि जो है वो कफ और वात के कारण से होने वाली है जिस प्रकार से हमने ये कहा, तो इसमें मुख्यतः हमारी चिकित्सा भी उसी प्रकार से रहती है कि हम ऐसे निदान जो हमने पहले बात करी जो कफ को बढ़ाने वाले हैं और उसी प्रकार से कुछ औषधियाँ जो कफ को हमारे शरीर में नियंत्रित करती हैं और पर्टिकुलरली जिनका इफेक्ट जो हमारे फेफड़े या रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ज़्यादा होता है, ऐसी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर कफ अधिक मात्रा में व्यक्ति में उपस्थित रहता है और उसको कोष्ठ में भी जो उसके जीआईटी सिम्टम्स भी अगर हमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में हम पंचकर्म के जो कुछ उपाय हैं उनका भी उपयोग करते हैं। जैसे हम रोगियों को इसमें वमन भी करवाते हैं, विरेचन भी करवाया जाता है और इस प्रकार से अन्य उपक्रम भी हैं जो रोगी की अवस्था के अनुसार जो है वो रोगियों को बताए जाते हैं। और इसके अलावा रसायन चिकित्सा का आपने वर्णन किया तो रसायन भी देते हैं। रसायन भी हमारे शरीर में जो निरंतर सूजन बनी रहती है उसको कंट्रोल करने में और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर बनाने में जो है वो मदद करते हैं। जी सर। सर जैसे अस्थमा के रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ्स हैं। जैसे एक मिथ ये है कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज से वो बढ़ता है अस्थमा, तो क्या ये सच है? जी हाँ, ये सत्य है कि अस्थमा के लक्षण जो हैं, अगर किसी व्यक्ति का अस्थमा अगर अनकंट्रोल्ड है, अगर वो कंट्रोल में नहीं है, तो एक्सरसाइज करने पर व्यक्ति के लक्षणों में वृद्धि होती है। पर ये निर्भर करता है कि वो दवा का सेवन निरंतर कर रहा है, अपने चिकित्सक के साथ संयोग में है या नहीं है निरंतर, तो उसके कारण से है। पर हाँ, यदि अगर अस्थमा की मेडिकेशंस को व्यक्ति अगर सही से ले रहा है, चिकित्सक के परामर्श के अनुसार कार्य कर रहा है और बाकी अन्य कारणों का अगर सेवन नहीं कर रहा है, तो वो एक्सरसाइज कर सकता है। परंतु हाँ, ये कह सकते हैं कि शायद एक जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके अनुसार उसका एक्सरसाइज टॉलरेंस जो है वो उससे कंपैरेटिवली कम होता है। जी सर। सर एक एक मिथ ये भी है कि जो अस्थमा के पेशेंट्स अगर इन्हेलर्स लेते हैं तो इन्हेलर्स के लिए वो अडिक्टिव, मतलब वो छोड़ नहीं पाते उसको, एक बार ले लिया तो फिर आपको लाइफ टाइम इन्हेलर्स लेने ही पड़ेंगे, तो क्या ये सच है? जी देखिए, इन्हेलर्स बेसिकली एडिक्टिव नहीं होते। इन्हेलर्स दवा देने का एक एक ज़रिया है। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर मुंह से औषध खा रहा है तो उसी प्रकार से इन्हेलर्स के द्वारा कम मात्रा में औषधि को जो है वो डायरेक्ट सांस की नाली या जो वहाँ पर
जहाँ उसका कार्य होना चाहिए वहाँ पर उसको पहुँचाया जाता है। और क्योंकि जैसे हमने शुरू में कहा कि अस्थमा एक इस प्रकार की व्याधि है जो हमेशा बनी रहती है। पूर्व में इस प्रकार का एक कंसेप्ट था कि शायद ये एक इंटरमिटेंट डिजीज़ है कि ये सीज़न के साथ वेरी होती है, परंतु अभी के जो तथ्य हैं वो ये सामने में आया है कि जो सांस की नाली में उसकी निरंतर सूजन बनी रहती है। तो जैसे इस वर्ष भी जो वर्ल्ड अस्थमा डे का जो थीम है वो यही है कि हर व्यक्ति तक ऐसी इनहेलर्स की पहुंच हो जो अस्थमा की सांस की नाली में जो सूजन है उसको कंट्रोल कर सकें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनहेलर्स नहीं लेने चाहिए और ये एडिक्टिव हैं। इनहेलर्स एक दवा देने की एक जरिया है और उसको वो बेहतर परिणाम जो है वो रोगियों में देखने को मिलते हैं जो इनहेलर्स का सेवन अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लेते हैं। बिल्कुल सर। सर एक मैं ये जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद में अगर जैसे अस्थमा का ट्रीटमेंट होता है तो सर वो कहाँ होता है, मतलब राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में, कौन सी ओपीडी में, कहाँ इसका परामर्श ले सकते हैं? जी, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का काया चिकित्सा विभाग है जिसको हम मेडिसिन डिपार्टमेंट कहते हैं, तो बेसिकली वहाँ पर जो श्वास संबंधी रोगी हैं वहाँ पर हम उनको देखते हैं। तो जो हमारा न्यू ब्लॉक एवं जो ओल्ड ब्लॉक है वहाँ पर 1 नंबर की जो ओपीडी है वो काया चिकित्सा विभाग उसको संचालित करता है। तो वहाँ पर जो अस्थमा के रोगियों को हम देखते हैं और हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे रोगी हैं जो नए भी हैं जिनका हम डायग्नोसिस कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी मॉडर्न मेडिकेशंस ले रहे हैं पर उनको कुछ ना कुछ जो है वो लक्षण हैं, तो हमारे पास ऐसे भी रोगी आते हैं। तो काया चिकित्सा विभाग की जो हमारी लाइफस्टाइल ओपीडी है जो सुश्रुत भवन न्यू ब्लॉक में 1 नंबर में चलती है, वहाँ मुख्यतः हम इन रोगियों को ज़्यादा देखते हैं और हमारे अनुसंधान कार्य भी जो है वो काया चिकित्सा विभाग में अस्थमा से संबंधित हम करते हैं। थैंक यू सर। तो सर ने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको अस्थमा के बारे में आज दी है, तो उसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस लिसनिंग के लिए। थैंक यू सो मच।